वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युम्न जोशीला जी। प्रद्युम्न जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रद्युम्न जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो 12 तारीख को एक माना जा रहा था कि दशहरे वाले दिन शपथ ग्रहण हो सकता था, क्या कारण है कि उसको आगे डिले कर दिया गया? देखो, निश्चित रूप से अब जो 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं, हाँ, और उसके बाद 3 निर्दलीयों ने उनको समर्थन दिया, तो 51 विधायक हो गए। बिल्कुल सही कहा। और इस बार जिस तरह से विधायक जीते हैं, हाँ, उस तरह से मंत्रिमंडल बनाना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। अच्छा, क्योंकि बहुत से जातीय समीकरण मंत्रिमंडल बनाते समय साधने पड़ते हैं। हाँ, बहुत से अक्षेत्रीय समीकरण साधने पड़ते हैं। अच्छा। और पिछली बार जो मंत्रालय था नायब सिंह सैनी की सरकार का, उनमें केवल 2 मंत्री दोबारा जीत पाए। अच्छा। एक महिपाल ढांडा और दूसरे मूलचंद शर्मा। कुछ मंत्रियों की टिकटें काट दी गई थी, जिसमें चाहे वो बिशंबर वाल्मीकि हों, और कुछ मंत्री चुनाव हार गए। अच्छा। लिहाजा अब जिस तरह के हालात और समीकरण प्रदेश में हैं, कुछ तो ऐसे नेता बन गए हैं विधायक जो राजनीतिक रूप से नायब सिंह सैनी से ज्यादा अनुभवी हैं। अच्छा। अब उनको कहां एडजस्टमेंट दिया जाए, चाहे वो अनिल विज हों, 7वीं बार विधायक बने हैं, कृष्णलाल पंवार हों, भले ही वो मंत्री एक बार बने लेकिन विधायक बहुत बार बने हैं, वर्तमान में वो राज्यसभा के जो है सांसद भी हैं। अच्छा। और जिस तरह के समीकरण, जो जातीय समीकरण बने हैं कि 6 जाट चेहरे विधायक बने हैं, 7 ब्राह्मण चेहरे विधायक बने। ये पहली विधानसभा है जिसमें 8 ब्राह्मण चेहरे इस बार विधायक हैं, जिनमें एक कुलदीप वत्स बादली से जो है वो कांग्रेस के विधायक हैं, और 7 ब्राह्मण चेहरे बीजेपी की तरफ से बने। अच्छा। और उनमें भी एक से एक धुरंधर चुनाव जीता है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं इस तरह के हालात और समीकरण हैं कि आखिर मंत्रिमंडल में, चूंकि मंत्रिमंडल सीमित है, उससे ऊपर आप बना नहीं सकते 14 से ऊपर, तो उस लिहाज से सारे खेमों को, सारे क्षेत्रों को, तमाम जातियों को प्रतिनिधित्व देना बड़ा टेढ़ी खीर है। अब उसमें नायब सिंह सैनी कितने कामयाब हो पाते हैं? यह एक बहुत बड़ी बात जो है वो ये है कि लगातार तीसरी बार जो बीजेपी की सत्ता बनी है, उसमें कहीं ना कहीं अहिरवाल का एक बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा। जो राव इंद्रजीत सिंह का गढ़ है, और इस बार भी अहिरवाल ने सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया है। बिल्कुल, 11 में और सीटें। पहली बार ऐसा है कि राव इंद्रजीत के साथ उनकी जो बेटी है, राव इंद्रजीत सिंह लोकसभा के सांसद बने हैं, उनके साथ उनकी बेटी विधानसभा की सदस्य बढ़ गई है, आरती राव। तो उनकी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आरती राव को हर हालात और हर परिस्थिति में वो प्रदेश की कैबिनेट में बड़े से बड़ा पद दिलाए। अच्छा। चर्चाएं तो ये नहीं कि वो उप मुख्यमंत्री की डिमांड करेंगे, लेकिन अहिरवाल के 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के अहिर बने हैं। जो अहिर हैं वो 6 विधायक बने। अब उनमें उनके धुर विरोधी, जो रामपुरा हाउस के हमेशा से धुर विरोधी रहे, राव नरबीर सिंह, वो भी चुनाव जीते हैं। अच्छा। तो इंद्रजीत सिंह की कोशिश ये भी रहेगी कि उनकी बेटी तो मंत्री बने, लेकिन राव नरबीर सिंह मंत्री ना बने। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी तमाम खेमों में एक सामंजस्य बनाए रखेगी, तो इसलिए राव नरबीर सिंह को भी वेटेज देना पड़ेगा। जो अग्रवाल समुदाय है, जिसके बीजेपी के 2 विधायक हैं, हाँ, उसके बावजूद एक निर्दलीय जो है सावित्री जिंदल, जिनके बेटे बीजेपी के सांसद हैं, ठीक है, उन्होंने भी समर्थन दिया है। लिहाजा नवीन जिंदल की भी ये इच्छा रहेगी कि भले ही उनका कैबिनेट में नंबर ना आया हो मोदी जी की कैबिनेट में, तीसरी बार सांसद बनने के बावजूद, हाँ, लेकिन अपनी माताश्री जो हिसार से विधायक बनी है निर्दलीय, और पहले मंत्री भी बन चुकी हैं, तो उनको वो चाहेंगे कि मंत्री बनवाएं। हाँ। तो अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो इस बार बड़ा रोचक होगा। मंत्री नए लोग भी बनेंगे, नए चेहरे जो पहली बार जीते उनमें भी किसी ना किसी को बनाया जाएगा। हाँ। और अनुभवी लोगों की भी जो है डिमांड रहेगी। और दूसरी बड़ी बात, जो स्पीकर का जो पद है, क्योंकि जो 2 लोग स्पीकर रहे बीजेपी के कार्यकाल में, कंवरपाल गुर्जर थे, वो भी चुनाव हार गए, पिछली सरकार में वो मंत्री भी थे। ठीक है। ज्ञानचंद गुप्ता जो पिछले 5 साल स्पीकर थे, वो चुनाव हार गए। और स्पीकर का एक ऐसा पद है जो बहुत कुछ मायने रखता है, तो उस पद पर किसको बैठा जाए, कौन ऐसा आदमी हो
इन तमाम चीजों पर गहन मंथन चल रहा है। नायब सिंह सैनी जो है शपथ लेने से पहले ही, चुनाव का परिणाम आते ही, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री हों, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, तमाम बड़े नेताओं से वो मिले हैं। और जो 3 लोग हैं, धर्मेंद्र प्रधान, सुरेंद्र सिंह नागर और जो विप्लव देव है, जिनको हरियाणा का जिम्मा दे रखा था चुनाव जिताने का, वो भी लगातार विधायकों से, बड़े नेताओं से मीटिंगें कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर जी एकाएक पूरे चुनाव में वो इतने सक्रिय नहीं थे, ठीक कहा, उनको बैकफुट पर रखा गया था, क्योंकि पूरे प्रदेश में उनकी बड़ी खिलाफत की खबरें आ रही थी। तो उस लिहाज से अब वो भी बड़े सक्रिय हो गए हैं, विधायक लगातार उनको हाजिरी मार रहे हैं, मुलाकात कर लो, और लगातार जो है वो सक्रिय हो चुके हैं। अब जिन लोगों को, मुझे ये भी लग रहा है कि पहला जो मंत्रिमंडल बनाएंगे उसमें 10 या 11 लोगों को ही शपथ दिलाएंगे, 2 या 3 पद खाली भी रखेंगे, ताकि कहीं कोई नाराजगी। अब इसमें एक बहुत बड़ी बात है, वो ये है कि जो 7 ब्राह्मण चेहरे जीते हैं, उनमें एक चेहरा रामकुमार गौतम भी जीते हैं, सही कहा आपने, जो अपने क्षेत्र को छोड़ करके और सफेदों में जीते हैं। और बहुत बड़ी बात जो है वो ये है कि सफेदों में वो पहले बाहरी प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, वरना वहां उनसे राजनीतिक रूप से कई गुना बड़ा जिनका कद हो, सुषमा स्वराज जी, दिवंगत सुषमा स्वराज जो हैं, उनकी बहन डॉक्टर वंदना शर्मा ने भी वहां से चुनाव लड़ा। बड़े बड़े नेता उनको जिताने के लिए आए, लेकिन वो चुनाव हार गई। करमबीर सैनी ने चुनाव लड़ा, वो चुनाव हार गए। लेकिन अब रामकुमार गौतम ने वहां सिटिंग विधायक को चुनाव हराया है। तो उनकी भी ये इच्छा होगी, जो उनकी 5 साल से जो कसमसा रहे थे वो मंत्री पद के लिए, टीस रही है मंत्री और उनके मन में इतनी बड़ी टीस थी कि वो लगातार दुष्यंत चौटाला का सबसे बड़ा विरोध उन्होंने किया उन्हीं की पार्टी में रहते हुए। तो कहीं ना कहीं जो मेरा जो मानना है कि इस बार के चुनाव में जीतने के बाद रामकुमार गौतम की भी ये इच्छा रहेगी कि उनको कोई भारी भरकम मंत्रालय, चूंकि वो राज्य मंत्री बनेंगे नहीं, और अगर उनको मंत्री बीजेपी ने नहीं बनाया तो मेरा ऐसा मानना, जिस तरह का उनका मिजाज है, वो अगले दिन से ही बीजेपी की भी खिलाफत शुरू कर दें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अच्छा, अब अगर देखें कि मंत्री कौन होंगे, तो कुछ नाम ऐसे हैं जिनका बनना निश्चित है, और कुछ नाम ऐसे हैं जिनमें अभी बड़ा संशय चलेगा। सबसे पहला मैं जो नाम समझ पा रहा हूं वो नाम है महिपाल ढांडा का। महिपाल ढांडा को प्रदेश की कैबिनेट में जगह मिलेगी, कोई दो राय नहीं। इसमें मेरी एक और है, जो लोगों से बातचीत हो रही है और जो एक बात निकल के आ रही है जी, क्या बीजेपी यह प्रयोग भी कर सकती है जी कि नॉन जाट सीएम है जी और डिप्टी सीएम जाट को बना दिया जाए, तो यहाँ पर महिपाल ढांडा की लॉटरी लग सकती है? देखो, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं जो समझ पा रहा हूं कि बीजेपी जाट समाज को बहुत ज्यादा तवज्जो देती हुई मुझे नहीं दिख रही। क्यों? और उसका कारण ये है कि उन्होंने एक तरह से ये मन सा बन चुका है कि जाट वोटर ज्यादा संख्या में बीजेपी को वोट कर नहीं रहा। केंद्र की अगर बात करें, 5 इस बार तो प्रद्युमन जी, अगर आप रेशो निकाल के देखेंगे जी, अच्छा खासा जाट वोट उनको मिला है। देखो, वो बच्चे नौकरी लगे हैं और मेरे पास ऐसे रिकॉर्ड है, सर्वे है मेरे पास। आपकी बात सही है, लेकिन जो इतिहास जिस बात पर हम जा रहे हैं, 5 सांसद जीते भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में, इकलौते जाट जीते चौधरी धर्मवीर सिंह। हाँ, बिल्कुल। लेकिन 3 मंत्री बनाए और तीनों ही गैर जाट बनाए। चौधरी धर्मवीर सिंह का कहीं नाम नहीं आया। हाँ। और धर्मवीर सिंह ऐसे हैं जो तीसरी बार जीते। लगातार उनका दावा था और मजबूत दावा था, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो 6 जाट जीते हैं बीजेपी के टिकट पर, उनमें से 2 जाट को मंत्री बनाया जाएगा। अच्छा। और उन 2 जाटों में मैं जो समझ पा रहा हूं, महिपाल ढांडा और श्रुति चौधरी। अच्छा। जो कि श्रुति चौधरी चौधरी बंसीलाल की पोती हैं, विरासत है। और उससे भी बड़ी बात जो है वो ये है कि भिवानी और दादरी में मंत्री एक बनाना है। जेपी दलाल बनते, श्रुति चौधरी की जगह बड़े भारी भरकम मंत्रालय के मंत्री बनते, लेकिन चूंकि वो बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार गए, तो अब उनकी कमी को पूरा करने के लिए श्रुति चौधरी महिला कोटा भी हो जाएगा, और दूसरा चौधरी बंसीलाल की पोती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि महिपाल ढांडा को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, और कोई भारी भरकम हो सकता है कृषि मंत्रालय उनको मिल जाए।
और जो श्रुति चौधरी है उनको कहीं ना कहीं राज्य मंत्री का पोर्टफोलियो मिलेगा, क्योंकि वो पहली बार की विधायक हैं, ठीक है। एक बार वो सांसद भी रही हैं। तो दो जाट चेहरे ये बनेंगे। अगर कहीं कोई तीसरे जाट चेहरे को बनाने की कहीं कोई बात आई तो हो सकता है कि जो नए जो चेहरे जीते हैं इनमें से किसी की लॉटरी लग जाए, लेकिन उसकी संभावनाएं अभी नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो लोग चुनाव जीते हैं, चाहे वो उमेद पातुवास जीते हैं, पहली बार जीते हैं, सुनील सांगवान जीते हैं, पहली बार जीते हैं, रणधीर पनियार जीते हैं, पहली बार जीते हैं, कृष्णा गहलावत जो जीती हैं वो मंत्री भी रह चुकी हैं, लेकिन इतनी महिलाओं को मंत्री बनाएंगे ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, वो जिस सोनीपत जिले से आती हैं वहां ये चर्चाएं हैं कि अरविंद शर्मा जो गोहाना से विधायक बने हैं उनको ब्राह्मण कोटे से मंत्री बनाया जा सकता है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं सोनीपत जिले से एक मंत्री बनेगा। अब वो अरविंद शर्मा अगर नहीं बनते तो वहां कृष्णा गहलावत की लॉटरी लग सकती है। अब हम आते हैं उसके बाद ब्राह्मण चेहरों पर। 7 ब्राह्मण विधानसभा में बीजेपी के जीते हैं, जिनमें मूलचंद शर्मा लगातार तीसरी बार जीते हैं। पिछली सरकार में भी मंत्री थे, पहले खट्टर साहब के राज में, फिर नायब सैनी के राज में। तो ऐसा लग रहा है कि मूलचंद शर्मा को दोबारा से बनाया जाएगा। अच्छा, दूसरा जो ब्राह्मण मंत्री बनेगा उनमें से 2 में से कोई एक, अरविंद शर्मा और शक्ति रानी शर्मा। अच्छा, जो पंडित विनोद शर्मा जी की धर्मपत्नी है। कार्तिकेय शर्मा जो निर्दलीय राज्यसभा, तो दादा गौतम का चांस मुश्किल है? मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि दोनों ही बड़े चेहरे हैं। विनोद शर्मा के जो बेटे हैं कार्तिकेय शर्मा, उनकी राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी पकड़ है, उनके कई चैनल हैं और मीडिया पर भी उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव है, कंट्रोल है। तो कहीं ना कहीं राज्यसभा का भी वोट चाहिए, चूंकि वो निर्दलीय हैं। तो और शक्ति रानी को बनाने से जो पंचकुला में एक मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि ज्ञानचंद गुप्ता चुनाव हार चुके हैं जी, वह दूसरा जो विधायक है वो कांग्रेस का है जी, तो कहीं ना कहीं उनकी एडजस्टमेंट मुझे लग रहा है कि हो सकती है इन 2 में से। फिर अगर किसी ब्राह्मण चेहरे को राज्य मंत्री बनाने की बारी आई तो वो चेहरा देवेंद्र अत्री भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार को चुनाव हरा करके बने और उनकी जो एक नजदीकी उनके रिश्तेदार हैं वो खट्टर साहब के बहुत नजदीकी हैं। पिछले 10 साल से वो पूरी चौधर में रहे हैं, बडोली से भी उनके अच्छे रिश्ते, और उनकी जो है जिन रिश्तेदार की मैं बात कर रहा हूं वो हालांकि दादरी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन दादरी से उनको टिकट नहीं मिल पाई। तो उनका कहीं ना कहीं कोई ऐसा सिस्टम बन सकता है कि अगर कोई राज्य मंत्री बनाना पड़ा, हालांकि लग नहीं रहा क्योंकि 2 ही ब्राह्मण मंत्री बनाए जाएंगे कि और ज्यादा की कोई संभावना है। उसके बाद अगर बात करें अग्रवाल समाज से, तो अग्रवाल समाज से ऐसा लग रहा है कि विपुल गोयल जो फरीदाबाद से ही आते हैं, मनोहर लाल जी की पहली सरकार में वो जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उनको मंत्री बनाया गया। उसके बाद कृष्णपाल गुर्जर से अनबन के चलते उनको 2019 के चुनाव में टिकट कट गई, 24 में उनको टिकट फिर मिली और वो दोबारा से चुनाव जीत गए। अब ऐसा लग रहा है कि विपुल गोयल को मंत्री बनाया जा सकता है। दूसरी एक संभावना ये भी है कि अग्रवाल समाज में चूंकि विपुल गोयल के मुकाबले सावित्री जिंदल और जिंदल परिवार का बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सावित्री जिंदल को भी बनाया जा सकता है, उन पर भी दांव खेला जा सकता है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण मैं जो समझ रहा हूं वो ये है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी के 40 एमएलए थे, जेजेपी के 10 एमएलए थे, 50 में बहुमत बन चुका था। उसके बावजूद चौधरी रणजीत सिंह को निर्दलीय होते हुए 5 साल मंत्री बनाया गया। बिल्कुल पावरफुल मंत्री बनाया गया। कहीं ना कहीं सावित्री जिंदल को मंत्री बना करके पूरे प्रदेश का जो अग्रवाल समाज है उसमें एक मैसेज दिया जा सकता है कि भले ही जिंदल बीजेपी से नहीं जीती, उसके बावजूद हमने उनको मंत्री बनाया। ये 3 मुख्य जो मैंने बात की। उसके बाद अगर बात करें हरियाणा प्रदेश में जो अहीरवाल है, जिसके 6 बीजेपी के विधायक अहीर बने हैं, उन 6 विधायकों में से 2 का मंत्री बनना मैं मान रहा हूं कि पक्का बनाया जाएगा। और उन 2 में मैं जो सोच रहा हूं वो ये है कि एक आरती राव बनेंगी जो राव इंद्रजीत की बेटी हैं, अटेली से बड़े क्लोज मार्जिन में जीती हैं, और दूसरे राव नरबीर जो गुड़गांव के बादशाहपुर से जीते हैं।
उन दोनों को मंत्री बनाया जाएगा। अगर कहीं कोई परिवारवाद की बात आती है तो राव इंद्रजीत ये चाहेंगे कि अगर आरती राव की बारी नहीं आती तो उनकी जगह ओम प्रकाश यादव या जो कोसड़ी से या रेवाड़ी से जो विधायक बने हैं उनमें से किसी एक की लॉटरी वो लगवा सकते हैं। लेकिन उसकी संभावनाएं बहुत कम है क्योंकि राव इंद्रजीत प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं और वो आखिर तक ये चाहेंगे कि उनकी बेटी मंत्री बने। और माहिर भी है इस चीज में। और आरती राव और राव नरबीर सिंह ये दो विधायक बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। अगर बात करें एससी वर्ग से तो एससी वर्ग में दो चेहरे ऐसे नजर आ रहे हैं और दो मंत्री बनाए जाएंगे जिनमें वाल्मीकि जो समाज से हैं वो कृष्ण बेदी को मंत्री बनाया जा सकता है, जो नरवाना से जीते हैं और वो मनोहर लाल जी के बड़े नजदीक हैं। पहले वाले बीजेपी के प्रदेश के महामंत्री भी हैं। पिछली सरकार में भी जब वो 2014 से 19 की टर्म थी तो उसमें भी वो मंत्री थे। उसके बाद 19 का चुनाव हार गए थे, उसके बावजूद उनको पॉलिटिकल एडवाइजर लगाया गया। तो कहीं ना कहीं एक कृष्ण बेदी हो सकते हैं और दूसरे कृष्णलाल पंवार या पवन खरखोदा। अगर नया चेहरा कैबिनेट मंत्री तो बनाना पड़ा तो कृष्णलाल पंवार को बनाएंगे क्योंकि वो कई बार के विधायक हैं और अभी राज्यसभा के सांसद होते हुए विधायक बने हैं। अगर राज्य मंत्री बनाना पड़ा तो पवन खरखोदा को बनाया जा सकता है जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गढ़ से चुनाव जीत करके आए हैं और ऊर्जावान हैं। सरकार में वो चेयरमैन भी रहे हैं। इनके अलावा अगर चूंकि कंवरपाल गुर्जर चुनाव हार चुके हैं तो एक गुर्जर अगर बनाना है तो उस पर तेजपाल तंवर का नाम आ सकता है। तेजपाल तंवर चूंकि दूसरी बार विधायक बने हैं, पिछली बार उनकी टिकट कट गई थी तो उनको मंत्री बनाया जा सकता है। और इसके अलावा दो जो है रोड बिरादरी से भी विधायक बने हैं लेकिन उनकी मुझे संभावना नहीं लग रही कि वो उनको बढ़ाया जाएगा। और श्याम सिंह राणा जो मनोहर लाल जी की सरकार में मुख्य संसदीय सचिव रहे हैं वो भी जीते हैं। कहीं ना कहीं वो प्रयास में हैं कि उनकी कहीं ना कहीं लॉटरी लग जाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो ये 10, 11, 12 नाम हैं इनमें से बना करके 2 या 3 पद खाली रखे जाएंगे। एक अभी डिप्टी स्पीकर भी बनना है, एक विधानसभा का स्पीकर भी बनना है। उसके लिए मैं ये मान रहा हूं कि रणबीर सिंह गंगुआ जो पिछली बार डिप्टी स्पीकर रहे 5 साल उनको दोबारा से डिप्टी स्पीकर या उनको कहीं ना कहीं अगर अनिल विज स्पीकर नहीं बनाए जाते तो उनको स्पीकर भी बनाया जा सकता है। तो रणबीर सिंह गंगुआ चूंकि बैकवर्ड जो समाज उसको भी साधना है पार्टी को, हालांकि नायब सिंह सैनी और जो राम कुमार कश्यप हैं ये 3 जो है बैकवर्ड समाज से आते हैं। चूंकि सैनी साहब मुख्यमंत्री बनेंगे तो राम कुमार कश्यप का तो मुझे नहीं लगता कहीं कि उनको बनाया जाएगा और रणबीर सिंह गंगुआ को दोबारा से जरूर पावर दी जाएगी क्योंकि हिसार जिले में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जीते हैं उनमें रणबीर सिंह गंगुआ दोबारा से रिपीट हुए हैं। हालांकि विनोद भैणा भी बने हैं और एक जो विधायक मुझे ऐसा लग रहा है कि अनिल विज के साथ साथ एक और पंजाबी चेहरे को भी मंत्री बनाया जा सकता है। उसमें कई नाम हैं, प्रमोद विज भी हैं, उसमें उनको भी बनाया जा सकता है। डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा हैं जो जींद से हैं, तीसरी बार बने हैं, उनको भी कहीं ना कहीं बनाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं करनाल जिले को साधने के लिए जो करनाल शहर से बने हैं उनको भी बनाया जा सकता है। इसमें विनोद भैणा का भी दाव लग सकता है। देखो विनोद भैणा का मुझे इसलिए नहीं लग रहा कहीं ना कहीं कि जब रणबीर गंगवा और सावित्री जिंदल को बनाएंगे तो एक जिले से 3-3 विधायकों को मंत्री बनाना मुश्किल लग रहा है। और चूंकि वो पहले भी विवादों में रहे हैं, कई विवादों में, तो मुझे नहीं लग रहा कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि वो प्रयास करेंगे और करने भी चाहिए क्योंकि वो तीसरी बार के विधायक हैं, 2 बार लगातार भी जीते हैं और इस बार भी अच्छे खासे मार्जिन से वो चुनाव जीते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा ये मानना है कि पंजाबी जो दूसरा बनेगा वो मनोहर लाल जी जिसको चाहेंगे वो बने क्योंकि एक अनिल विज राजनीतिक रूप से कह लीजिए या पार्टी में कह लीजिए उनके कहीं ना कहीं विरोधी दिखाई देते हैं। एक बड़ा सवाल और है कि क्या चर्चाएं चल रही कि इस बार बीजेपी 2 डिप्टी सीएम बना सकते हैं।
इस बात में कितनी गुंजाइश देखो चर्चाएं हैं, राजस्थान में भी उन्होंने किया है। है? ये मैं एक खास बात बीजेपी की बताऊं और मोदी और अमित शाह की एक खास बात बताऊं, जिस चीज की चर्चा चलती है वो कभी नहीं करते, कभी नहीं और जिस चीज की चर्चा नहीं चलती वो कर देते हैं। कर जिन नामों पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है इनके इतर कोई ऐसा नाम वो दे दें जो कहीं लाइन में भी ना हो। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, कपूर सिंह वाल्मीकि जो अभी बवानी खेड़ा से जीते हैं, बहुत गरीब और बहुत ही सामान्य परिवार से हैं, सामान्य से भी नीचे स्तर के परिवार से। हो सकता है कृष्ण बेदी की जगह उनकी लॉटरी लग जाए। ठीक बात, क्योंकि अच्छा मैसेज देने के लिए, क्योंकि कृष्ण बेदी प्रदेश के महामंत्री हैं, अभी संगठन भी उनको संभालना है, तो ये तो है नहीं कि उनको मंत्री भी बनाए और महामंत्री भी रखें। तो हो सकता है किसी एकाध मंत्री, एकाध विधायक ऐसे को मंत्री बनाया जाएगा जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। जैसे मैंने पवन खरखोदा का आपको उदाहरण दिया कि हो सकता है कृष्णलाल पंवार की जगह पवन खरखोदा की लॉटरी लग जाए। जाट जो बने हुए हैं इनमें भी कोई बहुत बड़ा चंबा नहीं है। आपको एक और खास बात बताऊं, जिन महिपाल ढांडा के बारे में ये चर्चा है कि उनको तो बनाएंगे, पिछली बार अनिल विज को नहीं बनाया, कितने बड़े नेता थे। हो सकता है उनकी जगह किसी और जाट नए चेहरे को बना दे, और भागने भी नहीं दिया, क्योंकि पार्टी एक्सपेरिमेंट करती है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो किसी नेता का बोझ नहीं मरती, वो एक्सपेरिमेंट करती है, और यही चीज इनको आगे ले, और यही चीज इनको तीसरी बार हरियाणा में भी सत्ता में लाई, केंद्र में भी। आप एक चीज देखिए, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में वो ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बना रहे हैं जो बहुत बड़े, अनुराग ठाकुर था इस कैबिनेट में जो 5वीं बार का शायद सांसद है, 4थी या 5वीं बार, उनको नहीं बनाया, और उनके एवज में जो बिल्कुल पहली बार जीते उनको बना दिया। तो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो इनके कामयाब रहते हैं। उसमें एक खास बात ये होती है, लोगों में एक जिज्ञासा और एक उम्मीद ये बनी रहती है कि जब इसकी बारी आ गई, इसको बना दिया घर बैठे, तो हो सकता आपकी भी बारी आ जाए। बिल्कुल। तो साथियों जी, ये हमने चर्चा की कि हरियाणा में जो इस बार मंत्रिमंडल बनेगा बीजेपी सरकार का, उसमें किस किस चेहरे का दांव लग सकता है, और कौन कौन से समुदाय से लगता है और कौन कौन से क्षेत्र से लग सकता है, उस पर सारा विवरण दिया वरिष्ठ पत्रकार जी ने, और बिल्कुल एक एक पहलू को टच किया। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों अब लेते हैं आपसे विदा, राम राम। राम राम।